सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को ख़रीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, अपनी उम्मीदें उस गाड़ी से जोड़ें, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज आपके लिए चैनल पर लेकर आ रहे हैं एक फैमिली कार जिसका नाम है दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी अर्टिगा। इस कार में क्या अच्छा है क्या बुरा है इनके ओनर से जानेंगे। तो चैनल पर सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं शावेज खान जी का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इंस्टेंट आपने टाइम दे दिया और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। पहला क्वेश्चन तो ना आपसे आप ही के बारे में है। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा भी एक चैनल है, कपड़ों की मार्केट हम एक्सप्लोर करते हैं। और इसी वजह से मैंने ये गाड़ी ली थी। गाजियाबाद में मैं रहता हूँ तो मोस्टली मेरा चक्कर पानीपत लगता है। ठीक है जी, मतलब पानीपत रह के हम जो चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाए, गाजियाबाद रह के आपने कर दी हमारे यहाँ के यूज्ड कपड़ों की मार्केट। और जिसको उसके बारे में जानना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा ज्ञान लेना है, इनके चैनल पे जाए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और वहाँ पे सब कुछ जाने। ही इज़ वेरी एक्टिव, तभी मैं इनको आज इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो इतनी सारी जब गाड़ियाँ आपके पास ऑप्शन में हो जाती है ना 10 से 15 लाख के बजट में, उस बीच चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी की एक और बहन है जो टोयोटा निकालती है, टोयोटा रूमियोन। उसके अलावा किया की कैरेंस है, आजकल किया की क्लेविस है। इन सबको त्यागते हुए सुजुकी अर्टिगा को कैसे लिया, क्यों लिया, पहले ये जानना है। देखिए सर, रूमियोन जो है वो अर्टिगा ही है, बस बैच चेंज है। ट्रू, ठीक है, और वारंटी एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। हाँ जी। दूसरी चीज जो आपकी कैरेंस है वो महंगी है। दूसरी चीज, नई गाड़ी है तो उसकी रीसेल में थोड़ी, देखो मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। इससे पहले मेरे पास महिंद्रा की कार थी KUV। ओके, ठीक है, और जब मैं उसे बेचने गया तो मैंने सर पकड़ लिया, कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि वो गाड़ी नई आई थी, मैंने नई ले ली। ठीक है। फिर रीसेल करते करते सर में दर्द हो गया, यार कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। तो कैरेंस के साथ भी एक ऐसा ही डर था, पता नहीं 2-3 साल बाद अगर मैं इसे बेचने जाता हूँ तो बिकेगी कि नहीं बिकेगी, या फिर इसका इंजन कैसा होगा, क्योंकि टेस्टेड ही नहीं है वो इतना। ट्रूली जी, तो इसलिए अर्टिगा भाई ट्रस्टेड ब्रांड है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। तो ये अर्टिगा का एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा है आपको? सो ये है VXI ऑप्शनल, पेट्रोल है, CNG नहीं है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। क्या? इसके पीछे रीजन ये है कि CNG के अंदर ना मोस्टली मुझे देखो पिकअप चाहिए एज अ यंग, तो हमें पिकअप तो चाहिए ना थोड़ा बहुत। CNG के अंदर पिकअप डाउन होता है। फिर दूसरी चीज क्या होती है, जब आप फैमिली के साथ हो, 7 सीटर है, तो कहीं ना कहीं CNG पे आपका जो पावर है वो कम आती है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। पहाड़ों पे जाते हो तो भी कम आती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और वेटिंग बहुत लंबी है। हर पंप के बाहर आपको वेट करना पड़ता है, 10-5 मिनट तो मिनिमम आपके जाते ही जाते हैं। और पेट्रोल CNG में 10 रुपए का फर्क है। एवरेज में फर्क हो सकता है, प्राइजेस में ज्यादा फर्क नहीं है। प्राइजेस में ज्यादा फर्क और 1.5 लाख रुपए ऐसे फालतू दे देते हैं। भाई साहब ने लिए VXI ऑप्शनल, LXI भी ले सकते थे, ZXI भी ले सकते थे। ये और बता दो VXI ऑप्शनल क्यों ले लिया? LXI लेते तो पीछे हमें AC वेंट नहीं मिलते, ठीक है, सेंटर वाली जो है। और VXI से ऊपर हम ZXI की तरफ जाते तो फिर बहुत सारा जेब पे हैवी हो जाता। लेकिन अगर आप VXI ऑप्शनल लेते हैं तो इसमें आपको सेंटर लॉकिंग की की मिलती है, प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती है, आपको एक म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें रियर पार्किंग कैमरा तो नहीं है, बट विद स्पीकर आपका काम चला देता है। बिल्कुल। यहाँ पे AC वेंट्स मिलते हैं रियर में, और चारों पावर विंडो, ORVM एडजस्ट रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन, और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट तो नहीं मिलती है ना? नहीं मिलती। ठीक है। और यहाँ पे आपको रियर में ऊपर AC वेंट्स मिल जाते हैं। कहने का मतलब आफ्टर मार्केट कोई काम कराना नहीं पड़ता। बिल्कुल, काम चल जाता है। मैंने अभी तक अपनी कार के अंदर कुछ नहीं लगवाया, वो छोटी मोटी चीज जैसे ये साइड लाइटिंग लगा दी है। ठीक है, ये थोड़ी रबड़ इसलिए लगा दी कि गेट घर वाले जब खोलते हैं ना, और ये थोड़ी टेल लाइट स्मोक करवा दी जिससे थोड़ा लुक XL6 वाला आ जाए। लोगों को साइड पट्टी के बारे में एक चीज बता देता हूँ। जब भी आपकी कार कहीं एक्सीडेंट होती है, इसकी वजह से आपका डोर सेव रह जाता है। इस पे स्क्रैचेस नहीं आते,
प्लस इसको रीपेंट कराने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जबकि इसको बदलवाने की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था 4500 पीस। 4500 तो वैसे आपने महंगा लगवा लिया, कोई बात नहीं। अब इसके इंजन के बारे में ही बात करते हैं। 1.5 लीटर का इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। ब्रीजा में भी वही देखने को मिलता है, ग्रैंड विटारा में भी, टोयोटा हाई राइडर में भी। लेकिन एर्टिगा 7 सीटर एक एमपीवी है, इसमें ये इंजन कैसा फील होता है? पहले तो रिफाइनमेंट कि कितना शोर है, कितनी वाइब्रेशन है, उसके बाद सिटी और हाईवे में कैसा पुश है। देखिए रिफाइनमेंट नो डाउट बहुत शानदार है। ठीक है, मुझे मतलब कोई पहले मैं महिंद्रा चला रहा था तो उसके कंपैरिजन में बहुत शानदार है, आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। अब मोस्टली हम 2 जने ट्रैवल करते हैं, मैं और मनीष जो मेरा कैमरामैन है। ठीक है, तो हमें कभी हाईवे या फिर ऐसे लोकल में ना प्रॉब्लम नहीं आई पिकअप वगैरह में। ओके, ठीक है, लेकिन जब हम 7 सीट बैठते हैं और पहाड़ पे जाते हैं, उसके बाद जो स्ट्रगलिंग होती है गाड़ी की, फिर तो ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ी क्यों ले ली। ओके, ठीक है, और इसी वजह से मैंने सीएनजी नहीं ली थी कि पावर मिले, बट पेट्रोल में भी नहीं मिली, पहाड़ों पे नहीं मिली। वैसे बहुत अच्छी है, हाईवे पे आप अच्छे से ओवरटेक कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं, स्टेबिलिटी अच्छी है, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती हो। कि पहाड़ों पे ये रियर व्हील ड्राइव नहीं है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसलिए इनको कहीं ना कहीं ये स्ट्रगलिंग फील होती है। और जब 7 लोग इसमें बैठ जाते हैं, इसमें लोड हो जाते हैं। हालांकि नॉर्मल हाईवे प्लेन्स पे और सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैनूवर करना कितना मुश्किल है, सिटी में कितना आसान है इसको चलाना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये गाड़ी अगर आप देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं चलाने के बाद कि इतनी लंबी या इतनी बड़ी, कोई इतनी चौड़ी भी नहीं है। ठीक है, लंबी तो है, चौड़ी इतनी नहीं है, तो इजीली आप चला सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। माइलेज को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सीएनजी लेते तो 25-26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज इजीली मिलता है। बिल्कुल। पेट्रोल में हाईवे पे क्या मिलता है, सिटी में क्या मिलता है, पहले ये बताओ। पेट्रोल पे हाईवे में अगर हम मनीष और मैं हैं और नॉमिनल स्पीड पे चल रहे हैं 60-80 की, तो लगभग 17 से 19 के बीच में दे देती है। मतलब 80 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल के चलाओगे तो रिपीट करना सर माइलेज 17 से 19 बहुत इजीली। हाईवे पे, सिटी में, सिटी के अंदर अगर आप देखें मतलब 2 जने अगर हम मोस्टली मनीष और मैं ही घूमते हैं तो 14-15 सिटी में। हाँ, सीरियसली इजीली। उसका रीजन पता क्या है? ये स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। इसके अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है, इंजन के साथ थोड़ी सी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी माइनर सी ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें आपको माइलेज मिल रही है। सीएनजी ना लेने का रीजन भी क्या है? इससे पहले मैं महिंद्रा केयूवी चलाता था। ठीक है, वो पेट्रोल पे 9 का एवरेज देती थी। ग्रेट। और ये इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद मुझे पेट्रोल पे सिटी के अंदर 15-16 देती है, तो मुझे पेट्रोल में सीएनजी वाली फील आती है कि क्या जरूरत है फिर लगाने की। एक क्वेश्चन है कि आज तक मिनिमम माइलेज दिल्ली के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या इस गर्मी में जो जाम लगता है और जो एसी में बर्न होता है, मिनिमम माइलेज कितनी गई है? 7-8 बिल्कुल 7-8 भी आ जाती है। जब बम्पर टू बम्पर चला रहे हैं तो 7-8। मतलब आप ऑनेस्ट बातें बता रहे हो, इसके लिए मैं बड़ा ही हूँ। बूट स्पेस सबको दिखा देता हूँ कि अगर सीएनजी नहीं है तो ये कितना मिलेगा। कुछ इतना आपको बूट स्पेस मिलेगा, इसके अंदर भी सामान रख सकते हैं, इसके अंदर भी आप पैसा छुपा सकते हैं एक्सेस में। कितने करोड़ आ सकता है ये सर ही बताएंगे। नहीं मैंने अभी डाले नहीं इसके अंदर। एर्टिगा वाला कहाँ करोड़ रुपए रखेगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आजकल यही चल रहा है जी। इसके अंदर टायर स्टेपनी टायर है, इजीली निकालना डालना हो जाता है या कभी? अब आज तक यूज नहीं करा। चलो भगवान नहीं, मैंने ये मेरी तीसरी गाड़ी है, मैंने स्टेपनी आज तक कभी यूज ही नहीं कर पाई। ये बूट स्पेस आई थिंक 200 लीटर तक है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं किया जी। देखिए अगर मैं आपको बताऊं लीटर्स का तो मुझे नहीं पता। अगर मैं अपनी प्रीवियस गाड़ी से कंपेयर करता हूं, क्योंकि मेन चीज क्या जो हम चला रहे थे उससे ही कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके अंदर इतना था ही नहीं। ठीक है, वो इतना डीप था। ठीक है, और इतना सा अगर आप एक बेस ट्यूब रख देंगे तो खत्म है वो। ओके, तो उसके हिसाब से 7 सीटर 7 रो आप उसके बाद भी आप सामान रख सकते हैं और अंडर भी जगह है। हाँ, ये अंडर तो अच्छी खासी जगह है। इसे आप हटा दो अगर आपका ज्यादा बड़ा सामान हटा दो, सही बूट स्पेस है, सीएनजी टैंक आ जाता है। बिल्कुल, वही और इससे ज्यादा क्या ही है ना। मुझे तो इसके बूट से कोई शिकायत नहीं है। मेरे चाचा के पास XUV 700 है। ठीक है, उनकी मैंने XUV 700 देखी, उससे ज्यादा बूट स्पेस है इसके अंदर, मुझे लगता है, मुझे फील होती है। ठीक है, और ये जो सीट है ये लेट जाती है, रिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, आप इसको लिटा दो, कितना ही बूट इस्तेमाल कर लो। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है। 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देती है ये कार। उसकी वजह से कभी ये लगा व्हील बेस भी बड़ा है कि किसी बड़े ब्रेकर पे नीचे लगती हो या पहाड़ों में नीचे लगी हो। देखिए 20,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने चला ली, आज तक कभी नीचे कहीं नहीं लगी, मुझे कहीं शिकायत नहीं। ग्रेट। अगर ब्रेकिंग की बात करें, इसमें फ्रंट टू डिस्क है, रियर आई थिंक ड्रम है। हाँ जी,
ABS CBD SP जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन ब्रेकिंग को लेके कितना कॉन्फिडेंस है? क्या ब्रेकिंग मैं कहूँगा पहले वाली गाड़ी की ज़्यादा अच्छी थी। इसका मतलब ब्रेक करने में लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सडन ब्रेक करते हैं तो एकदम से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हाँ भाई रुक रही हो, थोड़ी हिलती भी होगी, है ना? हाँ, सडन ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेकिंग इज एवरेज। हाँ, देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आप अर्टिगा ले रहे हैं तो एक फैमिली पर्पज से आप यूँ नहीं सोच सकते हाँ पे बहुत स्पीड में आप चला रहे हैं और कट वगैरह लगा रहे हैं। इजीली चलाओ, कोई गाड़ी पहले रुक रही है तो हल्के हल्के रोकनी शुरू कर दो। सडन ब्रेकिंग करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे बॉडी रोल को एक क्वेश्चन है, एसयूवीज में ओवरटेकिंग के बाद बॉडी रोल आता है, इसमें कितना आता है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे फील ही नहीं हुआ। ठीक है। सस्पेंशन को लेके एक क्वेश्चन है, सॉफ्ट है, स्टिफ है, कंफर्ट है, या बस ठीक ठाक ही सस्पेंशन है? इसे स्टिफ भी नहीं कह सकते क्योंकि अगर आप सेंटर वाली सीट पे बैठे तो आपको ब्रेकर्स का इतना पता नहीं लगता। देखिए स्पेस इतनी ज़्यादा है और मतलब इतना पता नहीं लगता, लेकिन अगर आप सबसे पीछे बैठते हैं तो कोई सी भी स्पीड हो उछलता है आदमी। ग्रेट। वैसे ना इसकी सेंटर वाली सीट्स कंप्लीटली कंफर्टेबल है, और यहाँ पे देखो आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है, मतलब कैप्टन सीट वाली वाइब ये सीट दे रही है आपको। सबसे बेस्ट है जो आपको AC वेंट्स मिलते हैं बिल्कुल। हाँ, ये मुंह पे AC वेंट्स कितनी भी गर्मी हो और यहाँ से इसकी कंट्रोल हो जाती है। यही कैबिन में इसी को लेके क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा कैबिन है जी, AC कैसा परफॉर्म कर रहा है? सर बहुत शानदार, मतलब ठंड लगने लग जाती है थोड़ी देर चलाते तो। ठीक है। मतलब इतनी गर्मी में इतने बड़े ग्लासेस होने के बाद जैसे गाड़ी गर्म हो जाती है तो ठंडी भी उतनी जल्दी हो जाती है, क्योंकि आप जब पीछे बैठते हैं ना सीधा आपके ना मतलब सर ठंडा हो जाता है, बिल्कुल मुंह पे हवा लगती है, जो मतलब चाहिए AC को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीछे जाना हो तो इसको आगे सरका दो और यहाँ से पीछे चले जाओ, है ना? ये मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये देखिए, अगर आपको पीछे जाना है ना, बस सिंपल सा ये कर दो, ओके, जा सकते हैं। तो अगर एडल्ट्स की बात करें, बच्चे तो लंबा सफर तय कर पाते हैं या नहीं कर पाते, एडल्ट्स कितना लंबा देखिए सफर अभी एडल्ट जो है, हम रिसेंटली नैनीताल गए थे तो पीछे बैठना मतलब और गाड़ी के कंपैरेटिवली, ठीक है, XUV 700 ले लो, स्कॉर्पियो N ले लो, उससे बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो आपको झटके बहुत फील होते हैं। लेग रूम में इतना कोई इशू, लेग रूम का इशू नहीं है, थाई सपोर्ट में भी इतना, मतलब इतना आगे वाला तो कंफर्ट नहीं मिल सकता, लेकिन इतना नहीं है कि हाँ भाई आप परेशानी हो जाए। सर मुझे निकाल दो। हाँ बिल्कुल आ जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका सीट्स एंड कंफर्ट ऑल ओवर ठीक है? हाँ ठीक है, सेंटर सीट ज़बरदस्त, फ्रंट सीट अच्छी हैं, जो सबसे बैक वाली सीट है और गाड़ियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। वैसे इतना कुछ इम्प्रूवमेंट 6 फुट से ऊपर का पीछे नहीं बैठ सकता, ये मैं मेंशन कर देता हूँ लोगों को। अगर बात करें यहाँ की, इसमें आपको वो तो नहीं मिली, आपने अब तक ये गाड़ी एक रन में कितनी लंबी चलाई होगी? एक रन में 250-300 किलोमीटर बस। थक जाता है बंदा के चल जाता है काम, कंफर्ट चल जाता है। स्टीयरिंग फीडबैक और दे दो, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल तो नहीं मिला, बट स्टीयरिंग फीडबैक सिटी और हाईवे दोनों में स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है? स्टीयरिंग बहुत लाइट है, कोई इश्यू नहीं आता। जैसे स्पीड हाई होती है तो थोड़ा वो टाइट होता जाता है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे वैगनआर का है ना, कि आपने यू टर्न मारा वो सीधा ही नहीं होता। ये रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स करता है स्टीयरिंग। इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल मिला, एक म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है बेसिक सा जी। इसको ये इम्प्रूवमेंट सेक्टर में जाता है इतने लाख रुपए। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी और आपको 11-12 लाख के अंदर मिल रही है, जिसमें AC वेंट हो, 7 सीटर हो, और सबसे पीछे वाली सीट है ना वो 50-50 स्प्लिट हो, मतलब पीछे एक ही बंदा बैठ रहा है तो दूसरी गिरा के सामान रख लो, तो उसमें म्यूजिक सिस्टम दे दिया, बहुत बड़ी बात है। इन पैसों में मुझे नहीं लगता अब तक मुझे चेंज करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, जो मनीष है उसे थोड़ा धम धम बेस सुनने की आदत है, मुझे इतना नहीं लगता। कहने का मतलब भाई देखो, काम चला देगा बिल्कुल, लेकिन इसमें फीचर्स नहीं होते, और आपको बाहर से आफ्टर मार्केट अपग्रेड कराते हो तो 12-15 हज़ार में अपग्रेड भी हो अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन हो कि मेरी गाड़ी का बाहर भी आवाज जानी चाहिए जहां से मैं निकलूं, तो आप चेंज करवा सकते हो। मुझे अगर, और दूसरी बात ये, अगर आपने कैमरा लगवाना है तो आपको रियर पार्किंग कैमरा लगवाना भी पड़ता है सर जी। पार्किंग सेंसर से काम नहीं चलता। नहीं सर, चल जाता है, मतलब आपका चल जाता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कोई कार ही नहीं चला सकता जिसमें पार्किंग कैमरा ना हो, क्योंकि मैं एक तो अकेला चलता हूँ, ऊपर से मैं सिटीज में बहुत ज़्यादा चलता हूँ। बट अब मैं इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक कंक्लूजन की बातें करने वाले, लेकिन उससे पहले जाएं हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब करें, पारस गाबा भी, और आपके चैनल का जो शावेज खान मेरे चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई इतने एक्टिव है ये, इतना अच्छा इनके अंदर एनर्जी है, इतनी मेरे मुझसे ज़्यादा एनर्जी से यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं, उसी तरीके से इनके चैनल पे आपको मज़ा आ जाएगा। तो सर आगे आ जाइए,
लास्ट में एक बार इसकी हेडलाइट्स का थ्रो और बता दो। प्रोजेक्टर है लेकिन इसके अंदर हेलोजन आते हैं, हेलोजन काम के नहीं है। मैंने 380 वॉट की इसके अंदर वाइट वाली एलईडी लगवा रखी है जिससे मजा आ जाता है थ्रो में। वो पैसा कितना लगा? उसमें लगा 6,000 रुपये, 4 पता नहीं 6 याद नहीं है, क्योंकि इसमें डबल डलती है ना, सिंगल नहीं है, 2 है। ठीक है, लो बीम की लो बीम अलग है, हाई बीम अलग है, तो पैसा ज्यादा लगता है भाई। ग्रेट, यानी फिर तो 6,000 प्लस लगा। हाँ। फोग लाइट इसमें आती नहीं, मतलब नहीं ये एक इम्प्रूव। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कंक्लूजन से पहले, इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। मारुति की बिल्ड क्वालिटी पुअर होती है मोस्टली, बट न्यू डिज़ायर उनकी 5 स्टार रेट कर गई। जनरली इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके आप क्या कहना चाहोगे या क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। आज हाँ जी, हाँ जी। मैं अपनी सिस्टर के घर जाता था गुलाउठी, 50 किलोमीटर से गाजियाबाद से। ओके। तो एक बाइक वाला पीछे चल रहा था, ऐसी कोई खास स्पीड नहीं थी। ठीक है। हल्की सी ब्रेक मारी मैंने और उसने ही ब्रेक मारी, और ये पूरा बम्पर देखो टूट गया, यहाँ से क्रैक हो गया। ये देखो, अगर ये KUV महिंद्रा की गाड़ी होती, हल्का सा दबता, मैं हाथ मारता बाहर निकल जाता। सही बात है। ये क्रैक हो गया, तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और जब मारुति की गाड़ी मैंने एक चीज और देखी है, सबसे पहली गाड़ी मेरी ऑल्टो थी। ओके। ठीक है, 800 लॉर्ड ऑल्टो। ठीक है। 1-2 साल बाद, 3 साल बाद मिरर आवाज करने लग जाते हैं, शीशे गाड़ी में से ना कहीं से टेथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस आ जाते हैं। हाँ, वो चीज थोड़ा लगती है। माइलेज बहुत शानदार होती है, लेकिन इसके अंदर टेथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस आ रहे हैं। मिरर्स के आते हैं। ठीक है। और फर्स्ट सर्विस पे ही मैंने कहा था, भाई मेरी नई गाड़ी है, शोरूम वाले को, ये क्या हो रहा है, पहली सर्विस में आवाजें आनी शुरू हो रही है, चचर मचर की। सही आनी नहीं चाहिए जी। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद सर से एक फाइनल बात पूछ लेते हैं कि अर्टिगा को लेके सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, एक कंक्लूजन में प्रोज एंड कॉन्स में क्या कहना चाहोगे? इस पे पैसा लगाएं या रहने दें? देखिए, अगर आपका बजट 11-12 लाख है, मैं कह रहा हूँ मुझे इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं लगती। अगर मुझे 10 साल 15 साल इसके पूरे हो जाएंगे ना, मेरे पास बजट 15 लाख 12 लाख का होगा, तो जब भी मैं यही लूंगा, कैरेंस नहीं लूंगा, सीधी सी बात बताता हूँ। और इसके साथ की 1-2 लाख में जो बजट गाड़ी आ रही है, मैं कभी नहीं लूंगा। अर्टिगा लूंगा। आफ्टर सेल्स बहुत शानदार, सर्विस बहुत शानदार, सस्ती बजट में, माइलेज बहुत अच्छा, और 7 जनों की आपकी फैमिली है, तो भाई जबरदस्त गाड़ी है। इससे अच्छी मुझे कोई गाड़ी नहीं लगती। ठीक है। मैंने कैरेंस की भी टेस्ट ड्राइव ली थी। ठीक है, अच्छी थी, लेकिन वही है ना कि इंसान को ही रहता है डर कि यार इंजन में क्या फीचर्स मिल रहा है, कोई खराब ना हो जाए। मिल चुका है रीसेल वैल्यू में, दोबारा नहीं खाना चाहते। जबरदस्त। नेगेटिव्स और बता दो अपने मुंह से। जो नेगेटिव्स, देखो भाई, बिल्ड क्वालिटी सबसे बड़ी चीज। ठीक है। सेकंड चीज, सिटी में अच्छे से चलती है, हाईवे पे अच्छे से चलती है। पहाड़ों पे जाओगे फैमिली के साथ तो सोच समझ के जाना भाई। मैं तो मना ही करूंगा, इसको मत लेके जाना, क्योंकि क्लाइम नहीं करती गाड़ी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पिकअप ही नहीं है, गाड़ी में तेल खत्म हो गया है, जैसे पूरा एस्केलेटर दबा दो, वो चलती नहीं आगे। ठीक है। इसके अलावा बस ये बिल्ड क्वालिटी ये है कि हेडलाइट्स फीचर्स थोड़े से अब और टॉप नॉच मिल जाएं कि बाहर जाना ही ना पड़े, बाहर कुछ कराना ही पड़े। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखो भाई, भैया का चैनल जरूर सपोर्ट करना। इसके पीछे मैं रीजन बनाता हूँ। मैं पानीपत में रहता नहीं हूँ, पानीपत पे शूट पे आया था, आहूजा पे मैं खाना खाने आया था। भैया ने मेरी गाड़ी देखी, पीछे नंबर लिखा हुआ था मेरा। भैया ने मुझे खुद कॉल करा कि ऐसी ऐसी बात है। हम फीडबैक्स लेते हैं, और हम सिर्फ रियल फीडबैक लेते हैं। अगर मैं चाहता तो कहीं और जाके अर्टिगा की वीडियो बना देता। ठीक है, लेकिन हम रियल फीडबैक लेते हैं, इसलिए मैं भी तैयार हो गया, क्योंकि एज ए यूट्यूबर हम भी चाहते हैं कि रियल कंटेंट लोगों को मिले, जिससे वो अपना डिसीजन अच्छे से ले पाए। सही बात। ठीक है, तो भाई चैनल को जरूर सपोर्ट करना भैया के, और इनके चैनल को भी सपोर्ट करना। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ एक अननोन पे ट्रस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है सर।